हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है और दोस्तों इसमें हम अपना पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं होता एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम वर्णमाला के 160% की प्रैक्टिस करेंगे। कितने परसेंट की दोस्तों? 160% की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए 4 प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों कितने प्रैक्टिस सेट? 4 प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है आज हमारा? ये पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे दोस्तों? हम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ठीक है। कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सच बताना है आपको। 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों, ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को वर्णमाला चैप्टर में दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैंने वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब मैंने दोस्तों आपको वर्णमाला चैप्टर कराया था तो उसके शुरू में मैंने आपको बताया था कौन से वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, पहले उन क्लास को देखिए जाकर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों इस टेस्ट को लगाना, आप 40/40 आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है दोस्तों। आप नंबर लिख लीजिए पहले, 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग लिख के दोस्तों 40 तक। उनके आगे दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो उसके आगे सही का टिक लगा लीजिए, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसके आगे गलत का टिक लगा लीजिए, ठीक है। फिर आप काउंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों बताना है कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। बहुत आसानी से आप बता सकते हो। जिसने मेरी क्लास अच्छे से की थी दोस्तों तो उसको कहीं दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कैसे पे वर्ग तक बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपके 2 वर्ग भी याद है ना, कै और ख वर्ग भी आपके याद हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको कैसे पे तक बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। कै वर्ग तो सभी के याद होगा, कै, ख, गे, घे और अंगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या होता है? च वर्ग होता है, च, छ, जय, झ और इया, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी ये 2 भी याद है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताई थी, KTM 2 बताई थी या नहीं। जिसने मेरी क्लास देखी है वो समझ गया होगा, KTM 2 दोस्तों, ठीक है। KT से ये आंसर निकल जाएगा। ये दोस्तों पूरा वर्ग जो है, ये पूरा वर्ग दोस्तों किससे बोला जाता है? टी का मतलब तालु दोस्तों। ये पूरा वर्ग किससे बोला जाता है? च वर्ग तालु से बोला जाता है दोस्तों। आप देखोगे 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालु से कौन सा बोला जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये यूपी PCL परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है लुंठित ध्वनि है, मतलब लुंठित ध्वनि आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए
बी, सी या डी दोस्तों। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रे जो होता है दोस्तों क्या है, लुंठित ध्वनि है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि दोस्तों इतना समझाना मुझको है नहीं, क्योंकि पहले ही मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब तो बस हमको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे यूपीपीसीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, इसमें पूछा गया ओष्ठीय, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो वर्ण आपको छांटना है। वो वर्ण आपका राइट आंसर होगा जो ओष्ठीय भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष वर्ण भी हो दोस्तों। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है दोस्तों, बहुत आसानी से वो इसको टिक कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो है पे दोस्तों आपका ओष्ठीय भी है और स्पर्श व्यंजन भी है, ये अल्प प्राण भी है, ये अघोष वर्ण भी है दोस्तों। क्लियर है, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने क्लास 3 जब ली थी दोस्तों वर्णमाला की, उसके लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कराया था आपको। अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो आपको पता होगा। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक। क्लियर है, क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो 3 क्लास मैंने वर्णमाला ही कराई है, उनको अच्छे से क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप देखते ही लगा सकते हो। यह किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों, बता सकते हो डायरेक्ट या नहीं। आपको उत्तर बिल्कुल बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखते ही लगा सकते हो। आप देखोगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखते ही लगा सकते हो दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका, उच्चारण की दृष्टि से वह है। ये कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आप एकदम बता दोगे दोस्तों। आपने क्लास अच्छे से ली होगी तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतोष्ठीय दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, दंतोष्ठीय। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप देखते ही बता सकते हो। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप बहुत आसानी से दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये ए के उच्चारण में कहाँ से बोला जाता है। क्लियर, इसमें पूछा गया है ये जो है दोस्तों, ये कहाँ से बोला जाता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों। आप बता सकते हो। क्या मैंने आपको बताया नहीं था, आपका उत्तर बिल्कुल बताया था। मैंने जब क्लास शुरू कराई थी तभी मैंने आपको बताया था इनका उच्चारण स्वरों का कहाँ से होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कंठ तालव्य। ये बताया था या नहीं मैंने, बताओ। कंठ तालव्य दोस्तों, कंठ तालु। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो यूपीएसआई परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बताना है आपको, 6 वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। कोई क्वेश्चन है भैया, अभी तो करा है हमने, 6 वर्ग ध्वनि तो अभी करी हैं, बताओ करा था या नहीं, मुझको ये बताओ। क्या वर्ग लिखा था, फिर 6 वर्ग लिखा था, और के टी एम 2 मैंने आपको बताया। तो ये टी से क्या होता है, तालु। तो 6 वर्ग ध्वनि किस में आती है, तालु में आती है यार। कोई क्वेश्चन है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया दोस्तों इसने,
इसने कहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। यार वही तो क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज तो घुमा रहा है बस। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप देखोगे यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ नया कोई पूछा जाता है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस करी है तो हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप बता दोगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। मतलब ये जो है दोस्तों हमारी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। क्लियर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं बता देंगे आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, आप एकदम देखते ही लगा दो ऐसे क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैंने जब आपने क्लास देखी होगी क्लास 3, तो उसके लास्ट में दोस्तों आपको वर्ण विच्छेद कराया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी दोस्तों। ठीक है, जिससे ये नहीं आता वो क्लास 3 के लास्ट में मैंने आपको बताया है, उसको जाकर देख लीजिए, आपका वर्ण विच्छेद क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे हो जाएगा ये क्लास में जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बताने लगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पे जाके क्लास में देख सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन होते हैं यार ये इनको आप देखते ही लगा सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो 1 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और ये किस वर्ग में आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था मैंने कि कैसे पै वर्ग तक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप विद इन सेकेंड इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे, मैंने आपको बताया था याद होना चाहिए कैसे कहाँ तक, पै वर्ग तक दोस्तों, कै खे गे घे अंगा दोस्तों। ठीक है, और फिर मैंने कौन सा वर्ग बताया था, च वर्ग बताया था, च फिर छ जय झ और इया, फिर क्या बताया था, टे वर्ग बताया था, टे ठे डे ढे अड़े। ठीक है, ये मैंने बताया, यहाँ तक ही हमारा काम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक ही हमारा आंसर निकल आएगा। हमें आंसर से ही तो मतलब है, पूरा आपको पै वर्ग तक याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक कैसे निकल जाएगा, सबसे पहले तो इसने बुझाया इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। उच्चारण स्थान जो है दोस्तों इसका किस वर्ग में आता है, ये टे वर्ग में आता है। किस में, टे में दोस्तों, टे वर्ग में ही है ना ये, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों कौन सा वर्ग है ये, आप ऊपर से देखेंगे मैंने आपको लिखवाया था, जब सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण बताए थे तो पहला ये था, दूसरा वर्ग ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन से में है, चौथे वर्ग में है दोस्तों। ठीक है, टे वर्ग और चौथा, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखते ही लगा सकते हो, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों बताया था या नहीं, मैंने आपको क्लास शुरू करी थी, वर्णमाला जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है।
कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। दोस्तों यही मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं, आपको सर बिल्कुल बता चुके हैं। तो वो कौन से होते हैं, अयोग बहा। ठीक है, क्या होते हैं, अयोग बहा। कौन कौन से होते हैं, आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। ठीक है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन सी को बिल्कुल काट देते, क्योंकि आपको इस युग्मक ध्वनि के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता चुका हूँ क्या होता है युग्मक ध्वनि, बताया था या नहीं। तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, द्विता ध्वनि क्या होती है इसके बारे में आपको पता था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, क्लास अच्छे से ली थी, तो ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही काट सकते थे। ठीक है, अब इसमें आप ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में फंस सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 50-50% तुक्का भी लगाते तो हो सकता था आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होती है संप्रक्त ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि क्या होती है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं यहाँ पे। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनियाँ संप्रक्त ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये लिखा है, इसकी जगह कुछ भी दे सकता है वो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा है। ठीक है, संबल, तो इसमें आप देखोगे से और बे, से और बे दो व्यंजनों के बीच में, से और बे के बीच में कौन सी ध्वनि, मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। कौन सी ध्वनि संयुक्त हुई है, मैं ध्वनि संयुक्त हुई है। क्लियर है, क्लियर हो गया कौन सी होती है संप्रक्त ध्वनि, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। वो आपको इसकी जगह वो आपको ये भी दे सकता था, इसकी जगह वो आपको ये भी दे सकता है, कंबल भी दे सकता था वो यहाँ पर आपको बंदर भी दे सकता था। ठीक है, तो ये क्या होती हैं दोस्तों, संप्रक्त ध्वनि होती हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहना है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मंडी परिषद परीक्षा 2019 में दोस्तों। इसका कहना है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। क्या यार लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही बता देंगे मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़े। क्या है दोस्तों इसका आंसर, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें एक लगेगा तो इसमें 2 गुना समय लगेगा, इससे दुगना, और इसमें कितना, इससे 3 गुना समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, इसमें 3 गुना। तो इसने क्या पूछा गया था, किस स्वर के उच्चारण दीर्घ स्वर से इससे अधिक समय लगता है, तो किस में लगता है, प्लुत में दोस्तों।
क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखते ही कर सकते हो। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कैसे पे वर्ग तक क्या होते हैं? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? बताया था या नहीं मैंने अभी आपको? बताओ, बताया था या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नोट करते जाना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दोस्तों। बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? मतलब कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो ये नोट करके आप लिख लेंगे। हो सकता है कुछ बातें मैं आपको नहीं बताया हूँ क्लास में दोस्तों, तो यहाँ पर जो बात नहीं बताया हूँ उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस में लिखवा दूंगा, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्लास में कुछ बातें याद नहीं रहती, तो जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुछ बातें वहाँ पर हमारे क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है। हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। कै के बाद कौन सा दोस्तों? 6। कैसे दोस्तों? जैसे आप देखोगे, मैंने इसको तोड़ा था, ठीक है। किस में तोड़ा था? कै हलंत प्लस से में, इसमें ही तोड़ा था ना। तो आपसे पूछे कै के बाद कौन सा दिखाई देता है, तो आपको बताना है 6, ठीक है। आपसे ये पूछ ले, जैसे पूछ ले आपसे तय के बाद, इसकी जगह वो तय भी दे सकता था। तय के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता, तो नोट करेंगे तय के बाद त्रय, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है जय के बाद, तो आपको याद रखना है ज्ञ ज्ञानी, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है स के बाद, तो आपको याद रखना है श्रेय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या कोई जरूरी नहीं है वो क्या के बाद ही पूछे, क्या के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ये तो आपको पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ सकता है तय के बाद, तो आपको याद रखना है त्रय। जय के बाद पूछेगा ज्ञ ज्ञानी, स के बाद पूछेगा श्रेय। दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या बताना है आपको? इसमें बताना भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। दोस्तों बताओ, मैंने कराया था या नहीं? आपको क्लास शुरू करते ही ये कराया था क्वेश्चन या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल कराया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कहता है? निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है? मतलब जो दांत से बोला जाता है वो वर्ण आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो या नहीं? मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जो मैंने आपको पहले नहीं बताया तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना कि सर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो सबको, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा सबको एक्सप्लेन करने में। क्योंकि पहले मैं आपको सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, तो अब तो बस हमको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या समझाना है मुझको बताओ। देखते हैं आपको आंसर लगाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कराया या नहीं कराया मैंने ये क्वेश्चन? आप कहो सर कराया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक मतलब जो नाक से बोला जाता है। दोस्तों क्लियर बता सकते हो या नहीं? बताओ, पंचम वर्ण को मैंने अनुनासिक बताया था या नहीं? जो नाक से बोला जाता है बताया था या नहीं? आपको सर क्लियर बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, जो नाक से बोला जाता है अनुनासिक कौन सा है? तो आपको पंचमाक्षर बताया था।
तो कौन सा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों तो कमेंट करिए, फिर मैं आपसे एक बार और कहता हूँ, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और कहीं अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जब भी दोस्तों कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर उसका आपको फल ना मिले तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क्या बताना है आपको? घोष वर्ण बताना है, ठीक है। तो आप देखते ही बताओ कौन सा होगा, बता दोगे? आपको उसे बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बताया था मैंने घोष कौन से होते हैं, बताया था या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल, क्योंकि कै वर्ग से लिख के आपको बता देता हूँ। कै, खे, गे, घे और अंगा, ठीक है दोस्तों। कै वर्ग अगर आपको याद है तो आप बता दोगे एकदम, क्योंकि मैंने आपको बताया था। पहले दो जो होते हैं ये कै वर्ग लिखोगे, फिर च वर्ग लिखोगे। इसी तरीके से पहले दो जो होंगे दोस्तों ये वर्ग, ये क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ठीक है। बाद के तीन क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं या घोष होते हैं दोस्तों। मतलब गे होगा हमारा, क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो गे क्या हो जाएगा हमारा? घोष वर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 भी काफी आसान क्वेश्चन है। अभी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, अभी तो करा हमने क्वेश्चन, देखा था आपने या नहीं? सह को हमने सह का उच्चारण स्थान देखा था या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल देखा था। जब सह का पता तो यार आंसर लगा दो ना। अब ले का अगर ना भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सह का आपको पता है तो आंसर लगा दो। बताओ, कनिष्ठ सहायक में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा है ले और सह का उच्चारण किस स्थान से होता है? बता दोगे या नहीं? आपको उत्तर बिल्कुल बता देंगे। अभी बता चुके हैं हम, दंत से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है? इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? यार कोई क्वेश्चन है ये? बताओ, कोई क्वेश्चन है ये? आपको पता है, आपको पता है दोस्तों, कंठ ध्वनि देवनागरी, दंतोष्ठ ये भी देवनागरी, मूर्धा देवनागरी। तो ग्रीवा कहाँ से आ गई? ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? मतलब तालव्य कौन सा व्यंजन है आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। बता दोगे या नहीं? मुझको बताएंगे, बता दोगे या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल बता देंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कै वर्ग का आपके याद है तो ये काम तो किससे हो जाएगा? च वर्ग से हो जाएगा, क्योंकि च वर्ग आपको पता है KTM 2 अगर आपके याद है तो आपको पता है टी मतलब च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, ठीक है। और आपके च वर्ग याद है तो आराम से कर सकते हो, छ, ज और दोस्तों झ। आगे या नहीं यहाँ पे? ये तो तालव्य कौन सा हुआ? झ हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में की जाती उसे क्या कहते हैं? बताओ यार, ये सब वही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस, अगर आप अच्छे से क्लास देखो तो अपनी ईमानदारी से बताना, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको नहीं कराया क्लास में, बताओ। कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो आपकी गलती है। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपने क्लास को अच्छे से नहीं लिया है दोस्तों, ठीक है। आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, वरना आप देखोगे आपके नोट्स में एक एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो 40 से अगर दोस्तों 35 से अगर कम कर रहा है तो मतलब उसने अच्छे से नोट्स तैयार नहीं किए, अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की है, ये तो क्लियर है, ठीक है। वरना दोस्तों 40 में 35 तो जो मुझसे बच्चा पढ़ा है, जिसने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है मुझसे, तो 35 तो हर बच्चा करेगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अपना स्कोर कमेंट आपको जरूर करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
आपको बता देंगे इसका आंसर तो बता ही सकते हो देखते ही। क्या हो जाएगा? अयोगवाही तो होते हैं यार ये। मैंने आपको बताया था ना, स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अयोगवाह को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यार कोई क्वेश्चन है ये? स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में नहीं बांटा गया है क्या? एक कौन सा? अघोष, एक कौन सा? सघोष। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तभी तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको, मान लो अब आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो आगे से अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन सही करोगे ना? ये तो पक्का है सही करोगे। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको पता ही नहीं होता तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अघोष सघोष से? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कभी गलत नहीं करोगे ना, अभी जिंदगी में आप कभी गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? यार क्या क्वेश्चन है ये? बताओ, बताया था नहीं मैंने? जैसे प्रत्येक शब्द की वर्तनी, मतलब मैं कोई शब्द लिख रहा हूं महल, ठीक है, सभी वर्णों को उसी क्रम में, मतलब इसी क्रम में अलग अलग दिखाना, सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना है मुझे। तो मैंने आपको बताया था इसको तोड़कर, मैं को प्लस ए, ठीक है, उसी क्रम में अलग अलग दिखाना है। तो फिर मैं है को है पहलंत प्लस ए, ले को तोड़ेंगे ले पहलंत प्लस ए। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्ण विच्छेद बताया था ना, तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। बताओ, अगर मैं आपको इसको नहीं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताता इसको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्या आप एग्जाम में कर पाते? आप मान लो वर्ण वाला चैप्टर पढ़ लेते, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या आप कर पाते क्वेश्चन को? कहीं ना कहीं बच्चों आप गलत कर देते। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर किया करो। चैप्टर पढ़ा उसके बाद आप जितने 100-150 क्वेश्चन आपको लगाने हैं चैप्टर के, लगाइए। जब भी आप अगले चैप्टर पे जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है? स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? अनुनासिक की सहायता से होता, बिल्कुल गलत है। बिना किसी की सहायता से होता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? मतलब स्वरों का वर्गीकरण जो करा था दोस्तों, इनमें बताना है कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। यार कोई क्वेश्चन है ये? यार हृदय स्वर, ये स्वर का वर्गीकरण में आया था। प्लुत भी, संयुक्त स्वर भी, तो यार ये तो ध्वनि है ना, बताया था युग्मक ध्वनि, वही तो है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो अपना जल्द देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। एक बार और आपसे कह देता हूँ, जितना आपका स्कोर है उतना बताइए। ठीक है, अभी आपके 3 प्रैक्टिस सेट और होने हैं। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए दोस्तों, अच्छे से मैं 3 क्लास में वर्णमाला कंप्लीट करा चुका हूँ, उन तीनों क्लासों को अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि आगे के तीनों प्रैक्टिस सेट में आप पूरे 40 क्वेश्चन ही कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लासों को कंप्लीट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हो अगर आपने तीनों क्लास वर्णमाला की बहुत अच्छे से समझी है तब दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है, निम्न में कौन सा शब्द प्रियतन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों बता सकते हो या नहीं? आप एकदम, आपका दिमाग जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सघोष और अघोष जो थे
मैंने किस में बांटे थे, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया था। क्या किया था, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो ये तो स्वर तंत्री के आधार पर बटा हुआ था, तो इसलिए और इसने क्या पूछा था, प्रियतन और उच्चारण के आधार पर दोस्तों। ठीक है, क्लियर लगा सकते थे आंसर, आप कभी सर लगा सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या कहना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते थे। ठीक है, जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए होते। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं, आपने अगर मेरी क्लास देखी है तो आपको पता होगा दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। सब बच्चों को ज्यादातर ये पता होगा, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जब वो आंसर में देखेंगे तो ऑप्शन में दीर्घ स्वर दिया ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूज हो सकते हैं अगर उनको इसका दूसरा नाम नहीं पता है तो। क्योंकि इसके आपको पता है 3 नाम होते हैं, एक दीर्घ स्वर, एक गुरु स्वर, एक उसको क्या बोलते हैं, संधि स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, वो कुछ भी दे सकता है। जैसे उसने यहाँ पर गुरु स्वर का नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। यार कोई क्वेश्चन है ये, क्या स्थान है बता दोगे या नहीं, आप एकदम बता दोगे दोस्तों। इसका आंसर काकल्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, काकल्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक बार और कहता हूँ, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जैसे मुझसे नहीं होगा, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आपके नोट्स में होना चाहिए, मेंटेन कर लिया करो, उस क्वेश्चन को लिख लिया करो। जिससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो उस क्वेश्चन पे निगाह लगाकर अगर आप जाओगे और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, इसमें क्या पूछा गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। अभी तो करा है ये क्वेश्चन, क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है। दोस्तों मैं आपको बता चुका था या नहीं, आप एकदम कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा। यार कोई क्वेश्चन है ये, जो बच्चा अच्छे से 3 क्लास देख चुका है उसे कहीं भी बैठा दो, वर्णमाला का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। मैं आपसे लिख कर दे सकता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको दोस्तों, क्या संयुक्त स्वर कौन सा है। मैंने आपको बताया संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, बताओ। आपको सर ये 4 होते हैं, मैंने आपको बताया था किस किस से मिलकर बनते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो होते हैं 4 संयुक्त स्वर। अब आप बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं हुई प्रैक्टिस सेट में। अब आपको बताना है आपके दोस्तों 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे के कम नंबर रह गए, जैसे किसी के 40 में से 20 रह गए या 25 रह गए दोस्तों, ठीक है, तो उस बच्चे को क्या करना है, मतलब जिस बच्चे के 35 से कम रहे हैं, ध्यान देंगे, जिस बच्चे के 35 से कम रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप दोबारा क्लास अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिए उन क्लासों को। 3 ही तो क्लास है वर्णमाला की, आराम से उनको समझिए दोस्तों। आगे जो 3 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, 3 प्रैक्टिस सेट और आएंगे अभी, 40-40 क्वेश्चन जिसमें होंगे, वर्णमाला के ही होंगे वो प्रैक्टिस सेट भी। तो कोशिश करिए आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, मतलब 40/40 कर पाए दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो इसी तरीके से दोस्तों हम उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे हमको क्या होगा दोस्तों, हमको पता रहेगा चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, और अपने नंबर बताने हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, जिससे जो भी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा और आपको उसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।